Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and it is our class of EVS book class 5th. I heartily welcome you in our class. ये हमारी क्लास है 5th क्लास की EVS बुक की एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक और हम लोग पढ़ रहे हैं इस बुक का फर्स्ट लेसन अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, समझें संबंधों को। इस लेसन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वेरियस रिलेशंस के बारे में, अलग अलग संबंधों के बारे में एंड आई हैव पोस्टेड 3 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी और इस लेसन के 3 वीडियो में पहले ही सेंड कर चुका हूं, पोस्ट कर चुका हूं। सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच प्रीवियस 3 वीडियोज, जिन स्टूडेंट्स ने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो देखें ताकि उनको पूरा लेसन अंडरस्टैंड कर सकें वो और समझ सकें। वी आर स्टार्टिंग द 4th पार्ट ऑफ दिस लेसन टुडे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस लेसन का 4th पार्ट इन 4th वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट एंड प्रीवियस वीडियो, पिछले वीडियो में मैं बता रहा था आपको एक क्वेश्चन, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में एंड आई हैव told you in my previous video to make the diagram of family tree. फैमिली ट्री का इस तरह का डायग्राम बनाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन दे दिया था। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। मुझे आशा है कि आपने अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कर लिया होगा एंड आई वॉज शोइंग यू द क्वेश्चन ऑफ फाइंड आउट एंड टेल द क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको पिछले वीडियो में शो कर रहा था ये फाइंड आउट एंड टेल का फर्स्ट क्वेश्चन और ये शो करते करते एक्सीडेंटली द वीडियो हैज बीन स्टॉप्ड, वीडियो रुक गया था। सो आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन एंड आंसर अगेन, इसलिए मैं ये क्वेश्चन और आंसर आपको फिर से बता रहा हूं। यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स, आपको अपनी नोटबुक्स में करना है। You have to write first find out and tell after drawing this chart family tree। ये जो फैमिली ट्री का चार्ट है ये ड्रॉ करने के बाद इट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस चार्ट एंड डायग्राम। ये नीचे इसका क्वेश्चन राइट डाउन किया हुआ है, लिखा हुआ है। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आपको ये क्वेश्चन राइट करना है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द फैमिली चार्ट ऑफ योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली का ये फैमिली चार्ट अपने फुल पेज में ड्रॉ करना है, पूरे पेज में ड्रॉ करना है एंड यू कैन मेक रेक्टेंगुलर शेप्स। आप आयताकार शेप्स बना सकते हैं इन द प्लेस ऑफ दीज एक्लिप्सेज। ये एक्लिप्स जो बने हुए हैं इनकी जगह पर आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, बट यू हैव टू फिल द इंफॉर्मेशंस एट योर सेल्फ लेवल। आपको अपने खुद के आधार पर ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आफ्टर ड्रॉइंग दिस चार्ट, इस चार्ट को ड्रॉ करने के बाद यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं अपने नोटबुक में एंड यू हैव टू राइट फर्स्ट फाइंड आउट एंड टेल द टॉपिक ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं इनका जो हेडिंग है वो आपको सबसे पहले लगाना है। फाइंड आउट एंड टेल, ढूंढिए या पता कीजिए और बताइए। देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द रीजंस, क्या वो रीजंस हैं, क्या वो कारण हैं ऑफ एमरजेंस। एमरजेंस का मतलब होता है पैदा होना, उद्भव होना किसी चीज का। ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के एमरजेंस के क्या रीजंस हैं। एमरजेंस यानी जैसा कि मैंने बताया पैदा होना या उद्भव होना। तो न्यूक्लियर फैमिली के बनने के या उद्भव होने के या पैदा होने के क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं। अब आपको भी पता है कि न्यूक्लियर फैमिली कैसे बनती है। तो जॉइंट फैमिली जब ब्रेकडाउन होती है, टूटती है, डिवाइडेड होती है तो न्यूक्लियर फैमिलीज बनती है। बड़ा परिवार जब टूटता है तो वो छोटे परिवारों में डिवाइड हो जाता है। तो बड़े परिवार जॉइंट फैमिलीज क्यों ब्रेक होती है, क्यों डिवाइड होती है, कौन से वो रीजंस हैं जिनके कारण जो जॉइंट फैमिलीज हैं उनको सेपरेट होना पड़ता है, अलग अलग होना पड़ता है। वी हैव टू गिव द रीजंस ऑफ दिस वन, इसका रीजन हम लोगों को देना है। सो
आई एम showing you the answer of this question. मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर शो कर रहा हूं स्क्रीन पर. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ यू, आप में से कई स्टूडेंट्स ने ये आंसर लिख लिया होगा, बिकॉज आई वॉज शोइंग यू द आंसर इन माई प्रीवियस वीडियो. क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको ये आंसर दिखा रहा था, बट आई डिड नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू द आंसर. लेकिन मैं आपको आंसर दिखाने में एबल नहीं हो पाया था, मैं आपको जो आंसर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, समझा नहीं पाया था. सो सम स्टूडेंट्स, आई शुड सब स्टूडेंट्स में डिड देयर आंसर इन देयर नोटबुक्स. हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा नोटबुक्स में. दे डोंट हैव टू डू अगेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उनको दोबारा नहीं करना है इस क्वेश्चन आंसर को. उनको केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं. और जिन लोगों ने ये क्वेश्चन और इसका आंसर नहीं किया है, उन लोगों को अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर करना है. व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज? क्या वो रीजंस हैं, क्या वो कारण हैं जिनके कारण न्यूक्लियर फैमिलीज का फॉर्मेशन होता है, वो बनती हैं. There are some difference between the question of the refresher and the book. यहां पर जो बुक दी हुई है उसका क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज सेम. लेकिन जो क्वेश्चन का मतलब है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो सेम है. ये जो बुक में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा था व्हाट आर द रीजंस, क्या वो रीजंस हैं ऑफ एमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली के एमरजेंस के क्या रीजन है, यानी बनने के, उद्भव होने के. यहां पर एमरजेंस वर्ड को यूज किया गया था और यहां पर फॉर्मेशन वर्ड को यूज किया गया है. दोनों का सेम मीनिंग है, एक ही बात है. यू कैन राइट वन ऑफ देम. इनमें से आप एक क्वेश्चन कोई सा भी राइट आउट कर सकते हैं. सो आई एम शोइंग द आंसर. मैं आपको आंसर बता रहा हूं. यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स. तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज बनती है, जो छोटे परिवार बनते हैं, वो क्यों बनते हैं. स्मॉल हाउसेज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या रीजंस हैं न्यूक्लियर फैमिलीज को बनने के. स्मॉल हाउसेज यानी छोटे मकान. कई बार क्या होता है कि मकान स्मॉल होते हैं, घर छोटे होते हैं, और जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो कुछ लोगों को अलग जाके रहना पड़ता है और फिर न्यूक्लियर फैमिली फॉर्मेट हो जाती है. न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मेशन हो जाता है या एमरजेंस हो जाता है, उद्भव हो जाता है. यहां पर एमरजेंस वर्ड का यूज किया गया है, यहां पर फॉर्मेशन वर्ड का यूज किया गया है, बट मीनिंग ऑफ देम इज सेम. लेकिन इनका जो मीनिंग है वो एक ही है. तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस कारण से बनती है न्यूक्लियर फैमिलीज. तो पहला जो रीजन है वो है स्मॉल हाउसेज, छोटे मकान. जब मकान छोटा होता है और फैमिली धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर कुछ लोगों को अलग रहना पड़ता है और उसके कारण से न्यूक्लियर फैमिली का एमरजेंस हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है. सेकंड जो रीजन है वो है डिफरेंस ऑफ हैबिट्स. डिफरेंस ऑफ हैबिट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स. फैमिली जो मेंबर्स होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी जो हैबिट्स होती है, जो उनकी आदतें होती है, उनमें कई बार अंतर होता है, डिफरेंस होता है. तो उसके कारण भी कई लोग साथ नहीं रह पाते हैं. जैसे मान लो कोई फैमिली मेंबर है, वो इस तरह की कोई चीज खाता है या पीता है जो बाकी के फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं है, तो हो सकता है उस फैमिली मेंबर को अलग रहना पड़े. तो इस तरह की कई हैबिट्स हो सकती है, जो कि डिफरेंस हो सकता है फैमिली मेंबर्स की हैबिट्स में. हैबिट्स यानी आदतों में. तो ये सेकंड रीजन हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली बनने का, डिफरेंस ऑफ हैबिट्स. हैबिट्स यानी आदतों के अंदर डिफरेंस यानी अंतर ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के. फैमिली मेंबर्स की जो हैबिट्स है उनमें डिफरेंस, ये भी एक कारण होता है कई बार न्यूक्लियर फैमिली बनने का. नेक्स्ट इज लैक ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग द फैमिली मेंबर्स. म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, कॉपरेशन यानी सहयोग. लैक का मतलब होता है कमी, आपसी सहयोग की कमी. लैक यानी कमी, कमी ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन की कमी या आपसी सहयोग की कमी अमंग द फैमिली मेंबर्स. अमंग यानी होता है बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में. कई बार फैमिली मेंबर्स के बीच में म्यूचुअल कॉपरेशन की लैक होती है, यानी आपसी सहयोग की कमी होती है, तो भी फैमिली टूट जाती है.
छोटे छोटे परिवार बन जाते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली बनने का। नेक्स्ट रीजन जो दिया हुआ है, मूवमेंट इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन। कई बार जो फैमिलीज होती है या फैमिली के जो पार्ट होते हैं या फैमिली के कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है दो कारणों से। एक तो हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है, कई बार एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की तलाश में, इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट यानी एक रोजगार की तलाश में भी कई लोगों को अपनी फैमिली से बाहर जाना पड़ता है। और कुछ लोगों को हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए मूवमेंट करना पड़ता है, जाना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये भी एक कारण होता है न्यूक्लियर फैमिली बनने का। मूवमेंट इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, मूवमेंट यानी गति करना या गमन करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। किस लिए? इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, एक एम्प्लॉयमेंट की सर्च में या रोजगार की तलाश में, और हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के लिए। तो ये भी एक रीजन होता है। नेक्स्ट क्या है? डिजायर ऑफ मोर लिबर्टी एंड मॉडर्नाइजेशन। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। कई बार कुछ फैमिली के मेंबर्स में ज्यादा आजादी की इच्छा होती है, उनको ज्यादा आजादी, क्योंकि फैमिली में तो नियम कायदे से रहना पड़ता है, अपने को डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। तो कई लोग ऐसा रहना पसंद नहीं करते हैं, उनको ज्यादा लिबर्टी चाहिए, ज्यादा आजादी चाहिए और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन चाहिए, आधुनिकीकरण। कई बार फैमिली में जो फैमिली के कस्टम्स होते हैं, जो वैल्यूज होती है, जो उनके संस्कार होते हैं, उनको कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आधुनिक बनाना चाहते हैं, या उनको ज़्यादा आज़ादी की इच्छा होती है। तो ये भी एक कारण होता है। इस कारण से भी कई लोग अलग रहने लगते हैं, न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रहने लगते हैं। तो यहाँ लिखा है डिजायर ऑफ, डिजायर यानी इच्छा, ऑफ मोर लिबर्टी, ज़्यादा आज़ादी की, ज़्यादा आज़ादी की इच्छा, एंड मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण, ये भी कई बार न्यूक्लियर फैमिली बनने के कारण बनते हैं, एटसेट्रा आदि। इस तरह के काफी ये रीजन जो हमने पढ़े हैं, एटसेट्रा आर द रीजन्स, ये वो रीजन्स हैं, वो कारण हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज के फॉर्मेशन के लिए या बनने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द रीजन्स, ये वो रीजन्स हैं by which the nuclear families are formated, जिसके कारण से न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाती है। सो यू हैव टू नोट डाउन द आंसर फ्रॉम हियर, यहां से आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है, एंड आल्सो लर्न इट, और इसको लर्न भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन है फ्रॉम द बुक, अगले बुक में यहां आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। इसके लिए जो अपर क्वेश्चन था उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करना है, एंड द सेकंड इज क्वेश्चन नंबर 2, जो दूसरा है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बिटवीन, बीच में, ए जॉइंट एंड ए न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली के बीच में, बिटवीन यानी बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। वी हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, हमें लिखना है डिफरेंस न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के बीच में। इट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर एंड ए जॉइंट फैमिली। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड आल्सो द आंसर ऑफ दिस। क्या अंतर है न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में? इन ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स की संख्या है, नंबर यानी संख्या, मेंबर्स यानी सदस्य। इन ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में या एक बड़े परिवार में, एक संयुक्त परिवार में, नंबर ऑफ मेंबर्स यानी सदस्यों की संख्या इज मोर, वो ज्यादा होती है, मोर यानी ज्यादा। जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स मोर होते हैं, मोर यानी ज्यादा होते हैं, एंड सेवरल स्मॉल फैमिलीज, और कई छोटी छोटी फैमिलीज, कई छोटे परिवार लिव टुगेदर, साथ रहते हैं। जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स एक तो मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं, और कई छोटे छोटे परिवार मिलकर रहते हैं, साथ रहते हैं।
इसका जो हमने अभी पढ़ा है, सेवरल स्मॉल फैमिली, सेवरल यानी कई, स्मॉल फैमिलीज यानी छोटे परिवार, लिव टुगेदर रहते हैं साथ में। तो इस तरह की तो होती है, ये जो इस तरह के फैमिली होती है वो तो होती है जॉइंट फैमिली। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, वाइल, जबकि इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स की संख्या है, इज लेस, वो कम होती है। इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली में देयर आर ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, केवल पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, माता पिता और बच्चे होते हैं केवल, बस इतनी न्यूक्लियर फैमिली होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। यहां पर जो डिफरेंस है वो यहां पर बता दिया गया है। यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम हियर, आपको ये आंसर यहां से लिखना है। देन देयर इज ए थर्ड क्वेश्चन इन द बुक, यहां पर बुक में जो थर्ड क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं। यू हैव टू मेंशन क्वेश्चन नंबर 3 फॉर इट, इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन करना है। आस्क द एल्डर मेंबर्स, अपने बड़े मेंबर्स, एल्डर यानी बड़े, मेंबर्स यानी सदस्य, आस्क यानी पूछें, बड़े सदस्यों को पूछें, ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली के, आपकी फैमिली के जो एल्डर मेंबर्स हैं, जो बड़े सदस्य हैं, उनको आस्क करें, आस्क यानी पूछें। व्हाट चेंजेज, क्या बदलाव, हैव टेकन प्लेस, हो चुके हैं, इन द वेज, तरीकों में, ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, त्योहारों को मनाने के तरीकों में, क्या बदलाव आ चुके हैं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के तरीकों में, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ। तो जो बड़े सदस्य हैं आपके परिवार के, जो एल्डर मेंबर्स हैं, उनको पूछना है, उनको आस्क करना है कि जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो त्योहार बनाए जाते हैं, उनको सेलिब्रेट करने के जो तरीके हैं, उनको मनाने के जो वेज हैं, वेज यानी तरीके हैं, उनमें क्या चेंजेज आ चुके हैं। पहले कैसे सेलिब्रेशन किया जाता था फेस्टिवल्स को, कैसे त्योहारों को मनाया जाता था, और आज कैसे मनाया जाता है। सो यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। अगेन आई एम रीडिंग, दोबारा मैं पढ़ रहा हूं और आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन आपको पहले राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। आस्क द एल्डर मेंबर्स, बड़े सदस्यों को पूछें, ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली के, व्हाट चेंजेज, क्या बदलाव, हैव टेकन प्लेस, हो चुके हैं, आ चुके हैं, इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के तरीकों में, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ। तो इसका जो सेंस है, जो इसका मतलब है, वो ये है कि आपको अपने बड़े परिवार के बड़े सदस्यों से पूछना है कि समय गुजरने के साथ साथ त्योहारों को मनाने के तरीकों में क्या बदलाव आए हैं। आई एम शोइंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू यू, आपको मैं आंसर दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन का, एंड ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू, और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ फ्रॉम हियर, और आंसर आपको यहां से लिखना है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इस गुजरते हुए समय में, इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, अब यहां पर बताया जा रहा है कि क्या तरीके बदल गए हैं, त्योहारों को मनाने के जो तरीके हैं वो कैसे बदल गए हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ, मैनी चेंजेज, कई बदलाव, हैव टेकन प्लेस, आ चुके हैं। टेक प्लेस का मतलब होता है होना कोई चीज को, टेकन प्लेस यानी हो चुके हैं, आ चुके हैं। मैनी चेंजेज हैव टेकन प्लेस, कई बदलाव हो चुके हैं। इन द वेज, तरीकों में, ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स यानी त्योहारों को, सेलिब्रेशन यानी मनाने के, वेज यानी तरीकों में कई प्रकार के बदलाव आ चुके हैं। जैसे कि जस्ट एज अर्लियर पीपल, जैसे कि अर्लियर पीपल यानी पुराने लोग, पहले के लोग, यूज्ड टू लाइट अर्दन लैंप्स, अर्दन लैंप्स का, अर्थन लैंप्स का मतलब होता है मिट्टी के दीपक, अर्थ का, अर्थ से बना अर्थन लैंप्स यानी मिट्टी के दीपक, लाइट यानी जलाना। यूज्ड टू यानी जलाते थे। यूज्ड टू का उपयोग होता है आदत के लिए, जब कोई काम लगातार किया जाता है, बार बार किया जाता है, तो उसको यूज्ड टू का यूज किया जाता है इंग्लिश में। यूज्ड टू,
पुराने जो लोग थे, अर्लियर पीपल यानी पहले के जो लोग थे, यूज्ड टू लाइट यानी जलाते थे, लाइट यानी होता है जलाना, जलाते थे अर्थन लैंप्स यानी मिट्टी के दीपक ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के अवसर पर, ओकेजन यानी अवसर पर, ऑन द ओकेजन यानी अवसर पर। पहले के जो लोग थे, अर्लियर पीपल जो थे, यूज्ड टू लाइट यानी जलाते थे अर्थन लैंप्स यानी मिट्टी के दीपक ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के अवसर पर, यानी पुराने लोग दिवाली के अवसर पर मिट्टी के दीपक जलाते थे। बट नाउ लेकिन अब वे यूज करते हैं कैंडल्स यानी मोमबत्तियां एंड अदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स और दूसरे बिजली के आइटम। पुराने लोग जो थे, अर्लियर जो पीपल थे, वो अर्थन लैंप्स जलाते थे, मिट्टी के दीपक जलाते थे। आज भी हम मिट्टी के दीपक जलाते हैं और जलाने चाहिए, लेकिन आजकल कई लोग क्या यूज करने लगे हैं, कैंडल्स यानी मोमबत्तियां और इलेक्ट्रिकल आइटम यानी बिजली की चीजें यूज करने लगे हैं। तो आ गया ना चेंज। यहां पर यही तो पूछा गया था कि पहले की तुलना में अभी त्योहारों को मनाने के तरीकों में क्या बदलाव आया है, तो ये भी एक बदलाव हो गया। और क्या आया है, द सेम वे, इसी तरह पीपल यूज्ड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ होली। यहां पे यूज्ड टू का उपयोग किया गया है। यूज्ड टू का मतलब होता है कोई चीज बार बार करना या आदत में होना। पीपल यूज्ड टू सेलिब्रेट यानी लोग सेलिब्रेट करते थे द फेस्टिवल ऑफ होली, होली का त्योहार, विद फुल एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह। लोग पहले होली का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते थे, उसको मनाते थे, ऑफ होली यानी होली के त्योहार को, विद फुल एंथुसियाज्म यानी पूर्ण उत्साह के साथ, फॉर मोर देन ए मंथ, एक महीने से भी ज्यादा तक, यानी एक महीने से भी ज्यादा दिनों तक होली का जो फेस्टिवल होता था वो सेलिब्रेट किया जाता था, मनाया जाता था। मोर देन ए मंथ, एक महीने से भी ज्यादा तक। बट नाउ, लेकिन अब, इट इज सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट फॉर ए फ्यू डेज, केवल कुछ दिनों तक ओनली। पहले एक महीने से भी ज्यादा तक सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन अब केवल कुछ दिनों तक ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ यानी अब, देयर इज लैक ऑफ यूनिटी। लैक का मतलब होता है कमी, लैक यानी झील भी होता है, लेकिन लैक का मतलब कमी भी होता है। लेकिन अब क्या हो गया है, देयर इज ए लैक, कमी हो गई है, ऑफ यूनिटी यानी एकता की, इन द सोसाइटी, सोसाइटी में यानी समाज में। अब जो समाज में, सोसाइटी में यूनिटी यानी एकता की कमी यानी लैक हो गई है। तो यहां पर होली और दीपावली दोनों जो फेस्टिवल्स हैं उनको एग्जाम्पल लेते हुए, उनका उदाहरण लेते हुए यहां पर यह बताया गया है कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने में क्या डिफरेंसेज आ गए हैं, क्या चेंजेज आ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ, टाइम पूरा हो गया है। यू हैव टू डू दीज 3 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ये 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एंड ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और इनको लर्न करने की भी कोशिश करें। राइट द आंसर्स एंड क्वेश्चंस इन ए एक्सीलेंट हैंड राइटिंग, और अपनी जो क्वेश्चन आंसर आप करते हैं उसको एक्सीलेंट हैंड राइटिंग में आपको करना है, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में अपना वर्क करना है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द आंसर्स, आंसर्स को अंडरस्टैंड करें, समझें और उनको लर्न करें। लर्न द आंसर ओरली एंड बाय इन ए रिटन वे में और ओरल तरीके से, यानी मौखिक और लिखित दोनों तरीके से आपको आंसर लर्न होना चाहिए। वी विल डू सम मोर क्वेश्चन एंड आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग करेंगे कुछ और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में। टिल दैट डू योर वर्क कंप्लीट, तब तक अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। See you and bye.